जय हिंद। कल के दिन यूएस के इलेक्शन के रिज़ल्ट आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्शन जीत चुके हैं। हालांकि अभी वो पूरी तरह इलेक्शन नहीं जीते हैं, अभी इलेक्टोरल कॉलेज के लोग वोट देना बाकी हैं। तो अभी आप पूरी तरह से एकदम निश्चित करके नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीते हैं। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप हार भी जाएं, पर अब तक 80% ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे इस बार के इलेक्शन। 6 दिसंबर को एक्चुअल रिजल्ट आएंगे यूएस के इलेक्शंस के। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं कि यूएस के अंदर इलेक्शन होता कैसे है। यूएस के अंदर का इलेक्शन जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा जटिल विषय है, एक लंबा टॉपिक है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा इतिहास बताने वाला हूँ, आखिर क्यों यूएस के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और पूरा इतिहास हम लोग समझते चलेंगे। चलिए समझते हैं। यूएस के अंदर पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन। 4 मार्च 1789 को इन्होंने पहले दिन प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठे थे, और ये पहला दिन था अमेरिका के प्रेसिडेंट का। और अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन हुआ? जॉर्ज वॉशिंगटन हुए। मैंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर 3 पूरे वीडियो बनाए हैं, और पूरा इतिहास मैंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का उसके अंदर समझाया है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि ये जॉर्ज वॉशिंगटन की भी कहानी बहुत रोचक है। इन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कैसे कराया है, बहुत अच्छा मुद्दा है, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री अगर देखी जाए तो उसका एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। इससे यूपीएससी, एमपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस और छोटे बच्चों के जो ओलंपियाड के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन यूएस और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। देखिए, भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है एक नॉमिनल होता है, क्योंकि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हिंदी में कहा जाए तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो बस नाम का अध्यक्ष होता है, वो बस नाम का चीफ होता है इंडिया का। हालांकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी देश का, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर देखी जाए तो पीएम करता है। आपने द्रौपदी मुर्मू का नाम कभी सुना ही नहीं होगा। जब वो प्रेसिडेंट नहीं थी तब तो आपने उनका नाम कभी नहीं सुना होगा, और उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद भी आपने उनकी कोई भी न्यूज़ आज तक नहीं सुनी होगी, क्योंकि उनका कुछ काम ही नहीं होता है। भारत के अंदर वैसे कहूँ तो प्रेसिडेंट के काम हल्के फुल्के ही होते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करता है भारत के अंदर पीएम। हालांकि ऐसा यूएस के अंदर नहीं होता है। यूएस के अंदर किसी भी देश का जो मुख्य लीडर है वो प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि यूएस के अंदर प्रेसिडेंटियल सिस्टम चलता आ रहा है। ठीक, अब हल्का सा हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का उसको भी समझते हैं। थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन हर चीज़ों के लेते चलते हैं। देखा जाए तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मात्र 7 आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि देखिए, यूएस एक फेडरल गवर्नमेंट है यूएस के अंदर। हालांकि भारत के अंदर भी एक फेडरल गवर्नमेंट है, पर भारत की फेडरल गवर्नमेंट यूके के हिसाब से चलती है, मतलब यूके के ऊपर आधारित है। ब्रिटेन जैसी हमारी फेडरल सिस्टम है। हालांकि जो फेडरल सिस्टम अमेरिका की है उसके अंदर स्टेट को यह छूट है कि अगर कोई स्टेट चाहे कि वो अमेरिका से अलग होना चाहता है तो वो उसी समय अलग हो सकता है। हर स्टेट के अपने अपने झंडे हैं, हर स्टेट के पास अपना अपना संविधान है। इसीलिए एक यूनियन लेवल पर संविधान थोड़ा ही बनाना था, इसीलिए यूएसए के संविधान के अंदर मात्र 7 आर्टिकल हैं। ठीक, और 1789 से लेकर के 2024 तक इसमें सिर्फ और सिर्फ 27 ही चेंज हुए हैं, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1951 से लेकर के अभी 2024 तक 100+ चेंजेस हो चुके हैं, है ना। सोचिए, क्या ये भारत के लिए वीक पॉइंट है? ये वीक पॉइंट नहीं है। भारत का बनाया हुआ संविधान चेंज होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे तब उन्होंने सबसे ये कहा था, मतलब अनाउंसमेंट की थी कि आरक्षण बस 50 सालों तक ही देना है। और ये संविधान जो आज मैं 1950 में लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सन 2000 या उसके बाद वाली जगह पे जैसी आज की स्थिति है वैसी उस समय बनी रहे। तो समय के हिसाब से हमें अपने संविधान के अंदर चेंजेस लाने चाहिए।
हालांकि अमेरिका का संविधान ही कितना 7 ही आर्टिकल का तो है, इसलिए वहाँ पे 27 ही चेंज हुए हैं। ठीक। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की आज़ादी की घोषणा हुई थी। उस समय अमेरिका एक ब्रिटेन की कॉलोनी थी और आज़ादी की घोषणा जॉर्ज वॉशिंगटन ने की थी। तो ब्रिटेन ने कहा कि अभी तो हम यहाँ से गए ही नहीं, आप आज़ादी की घोषणा कैसे कर सकते हैं। तो युद्ध छिड़ गया था ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में, जो कि 7 सालों तक चलता रहा। फिर 1783 के अंदर अमेरिका पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था। अब देखिए 1776 से लेकर के 1783 तक अमेरिका को चलाने के लिए एक संविधान था, जिसे आप संविधान नहीं कानून कह लीजिए, बस नियम कहिए उसे, और उसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन। ये नाम था, जो कि 7 सालों तक चलता रहा था। कहाँ पे? यूएसए के अंदर। ये वही 7 साल थे जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी। 1787 के अंदर यूएसए का संविधान लिखा गया और इस लिखने की क्रिया को हम फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहते हैं। ठीक। अब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की तरफ ध्यान दीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से ये 4 साल का कार्यकाल होता है। कितने साल का कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट का? 4 साल का। जबकि भारत के यहाँ पे 5 साल का होता है, यहाँ पे 4 साल का होता है। देखिए महाभियोग एक चीज़ होती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। महाभियोग एक ऐसा वे है जिससे आप किसी भी प्रेसिडेंट को, किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट को उसकी गद्दी से उठा सकते हैं, यानी कि उसका प्रेसिडेंट जो ये है स्थान है उस पर आप हटा सकते हैं उसके ऊपर से। थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं तो आपको इम्पीचमेंट प्रोसीजर करनी पड़ेगी। इम्पीचमेंट प्रोसीजर पीएम के खिलाफ नहीं होती, ये प्रेसिडेंट के खिलाफ होती है। मैं बस एग्जांपल दे रहा था नरेंद्र मोदी का। तो अगर यूएसए के अंदर आप इम्पीचमेंट करना चाहते हैं तो इम्पीचमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यूएसए के अंदर। 1789 से लेकर के 2024 तक अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसीजर से नहीं हटा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इम्पीचमेंट करने के अंदर। ठीक। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट भी होता है यूएसए के अंदर, और वाइस प्रेसिडेंट की भी एक रोचक कहानी है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है कि प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है तो उस समय प्रेसिडेंट का काम करना, ये कार्य होता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो 1841 में क्या हुआ, राष्ट्रपति विलियम हैरिसन की मृत्यु हो गई। और जब हैरिसन साहब की मृत्यु हो गई उस समय उपराष्ट्रपति थे जॉन टेलर। तो अब नियम के हिसाब से जब तक कोई नया प्रेसिडेंट आता तब तक जॉन टेलर को प्रेसिडेंट का पद संभालना चाहिए था। पर जब फाइलों के ऊपर साइन करने की बारी आई, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उससे किसी देश को कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बताऊं, रतन टाटा मर गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। किसी एक व्यक्ति की वजह से दुनिया नहीं चलती है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, अगर कोई प्रेसिडेंट मर जाता है, तो जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता तब तक वाइस प्रेसिडेंट को काम करना चाहिए। और उसके बीच में अगर कोई भी पॉलिसी आएगी तो उसके ऊपर साइन करने का काम फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट का है। तो जब फाइलों के ऊपर साइन करने की बारी आई तो अमेरिकी लोगों ने, जो टेलर साहब थे, उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब जहाँ साइन लेनी होती है उसके नीचे एक्टिंग प्रेसिडेंट लिखा था। अब ये जॉन टेलर को अच्छा नहीं लगा। जॉन टेलर ने कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट का काम कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअल प्रेसिडेंट हूँ, तो अगर आपको मेरी साइन लेनी है तो मेरे नाम के नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट लिखना चाहिए। तो अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट ये लिख रहे थे तो इनकी बात नहीं मानेगा, इसलिए प्रेसिडेंट लिख के साइन लेनी पड़ी। उसके बाद संविधान के अंदर संशोधन किया गया और ये लिखा गया कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट मर जाता है तो उसका जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट हो जाएगा। अब आप ये जान लीजिए कि अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या काम कर सकता है। हालांकि वो सारे काम कर सकता है जो एक प्रेसिडेंट करता है। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट है तो वो हालांकि दुनिया चलाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का दबाव पूरे विश्व के ऊपर बना रहता है। तो देखिए 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये रूजवेल्ट वही व्यक्ति है जिसने लीग ऑफ नेशन बनाया था, जिसको हमने और मॉडिफाई करके यूएनओ बनाया है। आप उसको शॉर्ट फॉर्म में यूएन भी कह सकते हैं। तो जो रूजवेल्ट साहब से 1933 से लेकर के 1945 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और 1945 के अंदर साहब की मृत्यु हो गई, रूजवेल्ट साहब की।
उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे हैरिस ट्रूमैन। तो हैरिस ट्रूमैन बन गए प्रेसिडेंट क्योंकि संविधान संशोधन हो गया था। और ये हैरिस ट्रूमैन ये वो व्यक्ति है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम फेंके थे। आज तक उस परमाणु बम का जो इफ़ेक्ट थे वो दिखते रहे हैं। आज तक वहाँ पे रेडियो एक्टिव जगह है, वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है, वहाँ पे कोई रह नहीं पा रहा है। इतना बेकार हाल कर दिया इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी का। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या क्या कर सकता है, तो इस पल को याद कीजिएगा कि पूरा का पूरा जापान उजाड़ सकता है। ठीक, अब 25वां संविधान संशोधन किया गया था 1967 के अंदर। इसके अंदर क्या था कि मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट मर गया, वाइस प्रेसिडेंट भी मर गया, क्यों किया गया था मालूम है? क्योंकि ये हैरिस ट्रूमैन था, इसको मारने की धमकी आने लगी थी क्योंकि जापान के ऊपर इसने बहुत बुरा किया था। ऐसा नहीं करना चाहिए था, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना बिल्कुल भी सही नहीं था। तो हैरिस ट्रूमैन भी अगर मर जाता तब उस समय प्रेसिडेंट कौन बनता यूएसए का? तो उस समय एक संविधान संशोधन कर दिया जो कि 25वां संविधान संशोधन था 1967 के अंदर। हालांकि ये बाद में हुआ था संविधान संशोधन। उसके हिसाब से क्या हुआ कि 15 अधिकारियों की सूची होगी। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी मर गया तो 15 अधिकारी में से जो पहला अधिकारी है वो प्रेसिडेंट बनेगा। अगर वो भी मर गया तो जो दूसरा अधिकारी है वो प्रेसिडेंट बनेगा। पर ये लोग किसी भी हाल में री इलेक्शन नहीं कराना चाहते क्योंकि इलेक्शन करने में काफ़ी खर्चा हो जाता है। इधर से उधर प्रचार होगा, नेताओं को इधर उधर जाने में बहुत खर्चा होता है, दुनिया भर का खर्चा हो जाता है। उनकी डिबेट वगैरह करानी होती है, उसके अंदर भी खर्चा होता है। इसीलिए ये लोग री इलेक्शन को अवॉइड कर देते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। अब हम लोग समझते हैं यूएस के प्रेसिडेंट की टर्म कितनी होती है। टर्म इटसेल्फ इज़ अ बिग टॉपिक। तो देखिए, यूएस की टर्म डिसाइड करने के लिए पहले तो हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन साहब 2 बार के लिए प्रेसिडेंट बने। उसके बाद तीसरी बार उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो उन्होंने ये विचारधारा दी थी कि लगभग सभी लोग 2 ही बार लड़ा करो। उसके बाद लिंकन साहब आए थे, अब्राहम लिंकन, उन्होंने भी 2 बार इलेक्शन जीता। हालांकि दूसरी बार इलेक्शन जीतने के कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लगभग सभी लोगों को यह नज़रिया दिया कि आप लोग 2 बार ही इलेक्शन लड़ा कीजिए। पर उसके बाद आए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये 4 बार इलेक्शन लड़े, चारों बार जीते। तो चलिए हम लोग सब कुछ को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, पहली बार जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 के अंदर 4 मार्च के दिन बने थे प्रेसिडेंट, और 1789 से लेकर के 1793 तक ये पहले फेज़ के अंदर प्रेसिडेंट बने रहे। उस समय अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा था। तो ये अगली बार भी इलेक्शन लड़े और वापस जीत गए, लोकप्रियता काफ़ी थी इनकी। और 1797 के अंदर जब तीसरी बार इलेक्शन हुआ अमेरिका के अंदर, तो अमेरिकी लोगों ने इनको कहा कि आप एक बार वापस इलेक्शन करिए, इलेक्शन में खड़े होइए, क्योंकि अभी हमें आपकी ज़रूरत है। पर उस समय उन्होंने कहा कि अगर कोई एक ही व्यक्ति किसी एक ही पोस्ट के ऊपर चिपका रहेगा ना, तो ये अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन साहब को खुद से ये मालूम था कि अगर वो खड़े होते चुनाव लड़ने के लिए तो वो जीत जाते, पर उनको उस टाइम पे लड़ना ही नहीं था इलेक्शन। तो 1797 के इलेक्शन के अंदर जॉर्ज वॉशिंगटन साहब लड़े ही नहीं, और 1799 के अंदर इत्तेफाक से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। यानी कि अगर वो लड़ते भी, अगर जीत जाते, तो वो अपना जो टर्म है उसको पूरी नहीं कर पाते, 2 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती। तो पहली बार जब जॉर्ज वॉशिंगटन साहब, जिसको लगभग वो लोग फादर ऑफ नेशन मानते हैं अमेरिका के, एक टाइटल दिया हुआ है, तो जब उनका खुद फादर ऑफ द नेशन ये कह रहा है कि आप मैक्सिमम 2 ही बार लड़ा कीजिए, तो वहाँ की एक विचारधारा बन गई। उन्होंने लोगों को एक विजन दिया कि आप मैक्सिमम 2 ही बार इलेक्शन लड़ा करें। उसके बाद 1861 के अंदर आते हैं अब्राहम लिंकन साहब। ये भी चुनाव लड़े और जीते। चुनाव लड़ने के पहले जब जो हमारे नेता होते हैं वो अपनी स्पीचेस देते हैं, उसके अंदर अब्राहम लिंकन ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो दास व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए ख़त्म कर देंगे, पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। अमेरिका का अधिकांश हिस्सा उस समय दास व्यवस्था को त्याग चुका था, पर अमेरिका के 8 राज्य थे नीचे की ओर, दक्षिण की ओर,
वहाँ के लोगों ने दास व्यवस्था को नहीं त्यागा था। आपको मालूम है जब संविधान लिखा जा रहा था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, तब सिर्फ 12 स्टेट थे। आज अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हैं और भी कुछ छोटे छोटे द्वीप है जो अमेरिका ने कब्जा करके रखा है। तो ये अमेरिका की प्रोग्रेस हो रही है। और प्रोग्रेस क्या, उसके अंदर जो है कि दंगा फसाद कर करके वो हड़प लिए हैं दूसरे जगह को। तो अमेरिका एक्सपांड कर रहा है धीरे धीरे। अलास्का को भी उसने खरीद लिया है रशिया से, सिर्फ $1 और 1 स्क्वायर किलोमीटर के लिए, $1 पर स्क्वायर मीटर के लिए, इतना कम रेट के अंदर रशिया ने अपने हिस्से बेच दिए थे। तो दक्षिण के अंदर कुछ राज्य थे जिनके अंदर दास व्यवस्था मौजूद थी। अभी जैसे ही अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने तो ये दक्षिण के राज्य समझ गए कि अब अब्राहम लिंकन जो है राष्ट्रपति बन चुके हैं, वो कुछ ही दिनों के अंदर दास व्यवस्था को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो इन्होंने 8 कंट्री अपना कन्फेडरेशन बना ली थी। इन्होंने जैसे ही अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने वैसे ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, वैसे ही इन्होंने घोषणा कर दी कि इनको अमेरिका के अंदर नहीं रहना है, ये अलग हो रहे हैं। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि आप कैसे अलग होंगे, हम अलग होने देंगे आपको। तो फिर कन्फेडरेशन वालों ने कहा कि दास व्यवस्था को चालू रखो तो अलग नहीं होंगे। पर अब्राहम लिंकन बोले कि दास व्यवस्था गलत चीज़ है, हम इसको ख़त्म करके रहेंगे। तो कन्फेडरेशन बोले कि ठीक है, हम भी अमेरिका से अलग हो करके रहेंगे। तो अब्राहम लिंकन साहब ने युद्ध छेड़ दिया। 1860 से लेकर के 1865 के बीच 5 सालों का सिविल वॉर चलता रहा और उस सिविल वॉर के अंदर अब्राहम लिंकन साहब की जीत हुई और कन्फेडरेट्स हार गए। 1865 ये वो समय आ गया जब वापस इलेक्शन होने थे। वहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट के आने से कुछ 3 से 4 दिन पहले ही कन्फेडरेट्स की आर्मी ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अब्राहम लिंकन जब वापस जीते 1865 वाले इलेक्शन के अंदर, तो कुछ ही दिनों बाद वो एक सिनेमा के अंदर पिक्चर देखने गए थे और वहाँ पे उनका मर्डर हो गया था। अब्राहम लिंकन साहब कितने बड़े इंसान हैं, उनका मर्डर हो गया था। और मर्डर किसने किया था, वो था जोहान्स विल्क बूथ्स। सिर्फ बूथ्स बोलिए तो बूथ्स ने अब्राहम लिंकन साहब का मर्डर कर दिया था। और जो बूथ्स था ये कन्फेडरेट्स में से एक व्यक्ति था। कन्फेडरेट्स जब इन्होंने हार मान ली थी कन्फेडरेट्स ने, तो कन्फेडरेट से भी ये डिसअपॉइंट हुआ था क्योंकि इसने कहा था कि हार मान लेना काफ़ी गलत है, अगर आपको युद्ध लड़ रहे हो तो लड़ते रहो। कर्ण का एग्जाम्पल दिया था इसने कि कर्ण को तो मालूम था कि वो हार जाता युद्ध के अंदर, तब भी दोस्ती के नाते हार निश्चित होने के बावजूद भी कर्ण ने लड़ाई की थी। उसी तरह बूथ के अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा था इस अब्राहम लिंकन के लिए। तो अब्राहम लिंकन जब मर्डर सिनेमा के अंदर गए तो उनका मर्डर कर दिया। ये जो जॉन्स विल्क बूथ्स था, इसकी विल क्या थी, विल मतलब इच्छा। इसकी इच्छा क्या थी कि ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मिलिट्री चीफ तीनों को मारे, क्योंकि उसको ऐसी कोई खबर मिली थी कि तीनों जन जो है सिनेमा में पिक्चर देखने आने वाले हैं। पर वाइस प्रेसिडेंट और मिलिट्री चीफ नहीं आ पाए किसी कारण की वजह से, और प्रेसिडेंट को मिल गया और मार दिया बूथ ने। ठीक, अब आते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये वो व्यक्ति है जिसने लीग ऑफ नेशन बनाया था। तो 1933 के अंदर अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो हल्की हल्की चरमराने लगी थी। तो 1933 के अंदर रूजवेल्ट ने अमेरिका को एक नई आशा दी, अमेरिका की इकोनॉमी का ग्रोथ कराया। इन्होंने अच्छा काम किया था 1933 के अंदर। और 1937 के अंदर एक बार वापस इलेक्शन लड़ने आए रूजवेल्ट, तो वापस ये इलेक्शन जीत गए और इनके टर्म के बीच में 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। जब 1941 का टाइम आया, देखिए हम भारत के अंदर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग इलेक्शन को थोड़ा आगे टाल देते हैं। हालांकि कोरोना काल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पर अगर कोई महामारी आती है, कोई विश्व युद्ध आता है तो हम लोग जो है इलेक्शन को थोड़ा सा आगे टाल देते हैं। पर ये लोग अपने इलेक्शन को लेकर के हमेशा प्रामाणिक रहते हैं। ये लोग कभी भी अपना इलेक्शन आगे पीछे नहीं करते। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके दौरान भी अमेरिका के अंदर 1941 के अंदर इलेक्शन हुआ और इस टाइम पे रूजवेल्ट साहब को जानबूझ के जिताया गया था, क्योंकि लोगों ने कहा कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, कोई ऐसा प्रेसिडेंट आ गया अमेरिका के अंदर जो कि अमेरिका को सही से संभाल ना सके, तो दूसरे देश तो अमेरिका के लोगों को आके मार देंगे। इससे डर करके अमेरिका के लोगों ने जानबूझ करके रूजवेल्ट को पूर्ण बहुमत से जिता दिया। ठीक, अब 1945 का जब इलेक्शन आया
तो उसके अंदर उस समय तक भी जब इलेक्शन हो रहा था उस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो लोगों ने सोचा कि अगर अभी भी करेंगे, कुछ चेंज कर देंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, अमेरिका कमज़ोर पड़ जाए। इसलिए 1945 के अंदर भी रूजवेल्ट साहब जीते और जीतने के कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट थे हैरिस ट्रूमैन, तो ये जीते, मतलब हैरिस ट्रूमैन आ गए प्रेसिडेंट के लिए और उसके बाद इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु न्यूक्लियर बम फेंक दिया, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। अब देखिए अमेरिका के अंदर संविधान संशोधन करने के लिए भी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसीलिए 1945 के अंदर जब यहाँ मरे रूजवेल्ट साहब, उसके बाद लोगों ने ये प्रश्न उठाने शुरू किए कि क्या एक इंसान को इतना लंबा कार्यकाल होना चाहिए। 16 साल का कार्यकाल था रूजवेल्ट का, तो लोग कहने लगे कि 16 साल का कार्यकाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जिस प्रकार जॉर्ज वॉशिंगटन ने सबको यह नज़रिया दिया था कि आप मैक्सिमम 8 साल रहें, यानी कि 2 टर्म्स के लिए रहें, वैसा ही नज़रिया से हमको अपना एक संविधान संशोधन कर लेना चाहिए। तो 1951 के अंदर अमेरिका का 22वां संविधान संशोधन हुआ और उसके अंदर ये कर दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है तो मैक्सिमम 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक, मैं इलेक्शन लड़ने की बात नहीं कर रहा, आप इलेक्शन कितने बार लड़ लीजिए, अगर आप नहीं जीते तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप 5 बार इलेक्शन में खड़े हुए और उसमें से मान लीजिए 2020 के इलेक्शन में खड़े हुए, यहाँ पे आप जीत गए, 2024 में खड़े हुए, यहाँ पे आप हार गए, पर 2028 में जब खड़े हुए तब जीत गए। तो आपका टर्म पूरा हो चुका है और अब आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि आपकी 2 टर्म पूरी हो चुकी है। और मान लीजिए 2020 का समय चल रहा है, 2021 के अंदर ये जो जीता था प्रेसिडेंट, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यानी कि 4 साल में से बस अभी 1 ही साल खत्म हुआ है, अभी 3 साल का कार्यकाल बाकी है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि वो 2 साल से ज़्यादा के लिए प्रेसिडेंट की सर्विस दे रहा है, उसका भी एक टर्म गिन लिया जाएगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी एक बार के लिए प्रेसिडेंट बन चुका है। और अगर मान लीजिए कि ये 2023 के अंदर बना होता, अगर 2023 में सिटिंग प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती और वाइस प्रेसिडेंट बनता, तो क्योंकि वो काफ़ी छोटा समय है, 1 ही साल का समय है, तो उसकी टर्म नहीं गिनी जाएगी और वो 2 बार के लिए अभी भी प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है। अब हम लोग मेन मुद्दा समझते हैं अमेरिका का इलेक्शन का, चलिए समझते हैं। तो देखिए ये वीडियो ऑलरेडी लगभग 22 मिनट की बन चुकी है और अगर हम इस वीडियो को और एक्सटेंड करेंगे तो इस वीडियो को अपलोड करने में और देरी हो जाएगी और आपको वीडियो लेट से मिलेगी। इसीलिए अमेरिका का जो इलेक्शन का मेन टॉपिक है उसको हम लोग अगली वीडियो के अंदर समझेंगे। और 2 से 3 पार्ट तो इस वीडियो के बनने ही थे ऐसे भी, क्योंकि बहुत लंबा विषय है, लगभग 12 से 15 पेज के फ़िलहाल नोट्स हैं मेरे पास, उसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाते चल रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल 3 से 4 पेज हमने कवर कर लिया है, तो एक अच्छा खासा टॉपिक हमने इस वीडियो के अंदर भी कवर किया। आप नेगेटिव मत होइएगा, अगली वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।